मेरी जर्नी मैं अगर बताऊँ तो बर्थ के पहले से ही शुरू हो गई थी। मुझे इतना कुछ याद नहीं था, बट वो फीलिंग्स हमेशा ही अंदर थी कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। मुझे हमेशा यही जुनून रहता था कि मैं मेरे पापा का लड़का बन के दिखाऊंगी। मेरी यंगर सिस्टर की शादी हुई थी, वहाँ पे उसको हैरेसमेंट, मेंटल, इवन फिजिकल भी बहुत बढ़ गया। एक दिन उसने हार मान ली एंड शी कमिटेड सुसाइड। इसी जोन में ऑलमोस्ट डिप्रेशन शुरू हो गया, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट शुरू की। जो मेरी इनसिक्योरिटीज थी ना उस समय, जो मेरे डर थे, वो मेरे बच्चे के अंदर भी पास ऑन हुए। मेरे बच्चे का ओबेसिटी, फिर वो अपने आप को कहीं पे एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, और इवन उसको चाइल्डहुड में ही चिकनगुनिया, माइग्रेन, जब वो 7 साल का हुआ उससे पहले उसको ये सारी बीमारियां हो गई। कोविड के समय पे मैं अपने फादर के यहाँ थी एंड मेरी एल्डर सिस्टर ने मुझे एक दिन बोला कि यार इसमें से निकलना तो पड़ेगा ना। मैंने कहा हाँ यार, क्या करें अब। शी सेड मेडिटेशन की एक लिंक है, तुम सिर्फ बैठ जाओ। और वो लिंक थी JTTP की, और वहाँ से शुरू हुआ लाइफ ने जो 180 डिग्री शिफ्ट लिया। नमस्कार दोस्तों, PMC हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। सोने का असली रूप लाने के लिए सुनार उसको तपाता है। जितना अधिक अग्नि में वो तपता है, उतना ही वो निखर के बाहर आता है। इसी प्रकार आत्मा भी अपने असली स्वरूप को लाने के लिए धरती पर आने से पहले परिस्थितियाँ, कष्ट, परिवारजन सभी को चूज करके धरती पर आती है। उसके लिए उसको शरीर चाहिए। शरीर के लिए माध्यम है माता पिता, जिनके माध्यम से वो धरती पर आती है। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में सीनियर पिरामिड मास्टर आशा नकरानी जी, जो पिछले 5 साल से ध्यान कर रही हैं, वो गुजरात में रहती हैं और किस प्रकार जीवन की हर परिस्थिति को जूझते हुए कैसे वो आज एक सेवा के रूप में PMC हिंदी में सभी संस्थानों में कार्यरत हैं। तो उन्हीं से जानते हैं, उनका स्वागत करते हैं, किस प्रकार उनकी ये जीवन की रूपरेखा थी। स्वागत करते हैं आशा नकरानी जी आपका। नमस्ते। आशा जी, इस सुंदर शरीर का माध्यम है माता पिता। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके माता पिता कौन थे, आप किस परिवार में जन्म लिया और आपका बचपन कैसा था। यस, अगर माता पिता की बात करें तो एक साधारण परिवार में, एक छोटे से विलेज में मेरा जन्म हुआ था। पिता को एक बिजनेसमैन के रूप में देखा है और माता को एक हाउसवाइफ के रूप में, एक जैसे टिपिकल एक गृहिणी होती है। एंड फादर, क्योंकि गुजरात के जिस एरिया में हम रहते थे, वो बहुत ही ऐसे कहने जाए तो बैकवर्ड एरिया था। तो बस वही टिपिकल एक हस्बैंड वाइफ, एक फैमिली, जॉइंट फैमिली भी कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा जॉइंट फैमिली था हमारा। बट यस, बिजनेस के कारण हम छोटे से उस गांव से थोड़ा बड़ा टाउन में हम मूव हुए थे। और एक्चुअल में मेरी जर्नी मैं अगर बताऊँ तो बर्थ के पहले से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि जैसे मैं अपनी बहनों में मैं थर्ड गर्ल चाइल्ड हूँ। तो पहले से ही रिजेक्शन था कि अगर वुम में गर्ल है तो उसको वो काम की नहीं है। तो रिजेक्शन से ही मेरा जन्म हुआ है, और वो रिजेक्शन अब तक PSSM में जुड़ने के साथ और ध्यान करना जब तक शुरू नहीं किया, तब तक वो रिजेक्शन चल रहा था। और बचपन से ही ऐसा था कि जैसे मेरे तुरंत ही बाद मेरे मदर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थे। एंड तो फिर मुझे जब मैं 3 महीने की थी तब नानी के पास और दादी के पास भेज दिया गया था। मुझे इतना कुछ याद नहीं था, बट वो फीलिंग्स हमेशा ही अंदर थी कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। तो नानी दादी भी अपने काम, और तो और दादी के पास इतने सारे और बच्चे थे,
वहाँ पर भी जैसे मेरे बड़े पापा बड़े मम्मी थे, तो बड़े मम्मी थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के थे और उनके खुद के 5 बच्चे थे, तो उनमें मैं एक और उनके लिए बर्डन थी। तो मुझे याद है कि मुझे कहते थे कि तुम्हारी थाली में से कुत्ते भी खाते थे, क्योंकि कोई तुम्हारे पर ध्यान ही नहीं देता था, तुम बैठी रहती थी एक जगह पे। तो बचपन से ही एक रिजेक्शन का और प्यार नहीं मिलने का भाव मेरे अंदर हमेशा ही रहा है। फिर धीरे-धीरे जैसे बड़े हुए एंड वो भाव इतना स्ट्रेंथन होता गया, तो मेरे जीवन में होता भी वैसे गया कि जैसे फिर मैं वापस कुछ 5-1 साल में फिर मेरे पेरेंट्स के साथ वापस रहने आई। तो वहाँ पर भी मेरी यंगर सिस्टर, मेरे बाद एक और मेरी बहन थी जैसे, तो उसको बहुत प्यार मिलता था। उसको जो चीज़ चाहिए वो मिलता था। अगर घर में कुछ खाना भी, फ्रूट्स भी आते थे, तो पहले उसको, फिर अगर बचता है तो इट इज़ माय टर्न। तो इसके लिए हमेशा ये लगता था कि अरे क्या है, मैं मेरा जन्म ही क्यों हुआ है? अगर मुझे चाहिए ही नहीं थी तो मुझे पैदा होते ही मार देना चाहिए था। ये सारी फीलिंग और वो रिजेक्शन का भाव इतना बढ़ गया था कि फैमिली के साथ एक हेट्रेड हो गया था। मैं इवन मेरी यंगर सिस्टर के साथ भी बहुत समय तक इस भाव में थी। और फिर अ, इसके कारण मेरा खुद का जो एक्सप्लोज़र है, जो बोलना है, जो एक्सप्रेशन है, वो इतना कम होता गया कि मैं एक कोने में जैसे बैठी रहती थी। और मेरा बचपन का पेट नेम, जो एक निकनेम घर में होता है ना, वो भी डम्ब ही था कि मेरे में बुद्धि कम है। मुझे लोग बाहर से भी आके बोलते थे कि तुम तो अपने माता-पिता की बेटी लगती ही नहीं हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, तुम भोंदू हो। और इनफैक्ट एक लेवल तक मैं भी खुद को ऐसा मानने लगी थी कि शायद मेरा एक आध स्क्रू ढीला है, शायद मेरे में बुद्धि कम है या मैं चीज़ों को समझ नहीं पा रही हूँ। तो स्कूलिंग भी ऑलमोस्ट वैसे चलता रहा कि यही रिजेक्शन का भाव। और जब यहाँ से प्यार नहीं मिलता था ना, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा करके अपने फ्रेंड्स के साथ से प्यार मिलने की, एक अटेंशन सीकिंग की वो हो गई थी कि मैं कैसे सबका अटेंशन लूँ, चाहे सही काम करना हो, चाहे गलत काम करना हो। चोरी की भी आदत लग गई, क्योंकि फ्रेंड्स को खुश रखना था ना चीज़ें दे दे के, भले ही वो चॉकलेट हो, बचपन में तो चॉकलेट्स ही थी। तो मैं पैसे ले लेती थी चुपके से, और जब कोई पूछता था कि ये पैसे कहाँ गए, मुझे नहीं पता है, मैं झूठ भी बोलती थी इतना, क्योंकि एक नेचर ही जैसे लग रहा था कि मैं उस समय कितनी पर्सनालिटीज़ जी रही हूँ। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें आप अटेंशन सीकर, जो आपने वर्ड यूज़ किया, कि हमें जीवन के अंदर अट्रैक्शन के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो आप उस तरफ बहने लग गई। स्कूलिंग भी मेरा विलेज में ही हुआ था। आफ्टर दैट जैसे यहाँ पर इवन वो भी एक मेरे लिए था कि मैं 12th में थी और ऑलमोस्ट 2-3 महीने 12th के निकल गए थे और मुझे सूरत शिफ्ट होना था। सूरत इज़ अ बिग सिटी और हम एक छोटे से टाउन में रहते थे। तो यहाँ पर आके स्कूल में भी इनफैक्ट मैंने वैसा फेस किया कि यहाँ की लड़कियाँ ज़्यादा स्मार्ट थी और मैं 2 चोटी बना के, तेल डाल के स्कूल और इवन कॉलेज में जाती थी। तो वहाँ पे भी मेरा मज़ाक बनता था। तो अपने आप को प्रूव करना, अपने आप को कैसे मैं साबित करूँ, इस दौड़ में इतनी लग गई। और मीनवाइल वहाँ पे घर पे भी इवन मेरी वो फीलिंग सेम रहती थी कि किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं बोझ हूँ, मैं मतलब एक भी घर के लिए मेरी अच्छी फीलिंग नहीं थे। हालाँकि मेरे मदर एंड फादर, मदर वाज़ कंप्लीटली बिज़ी इन रेज़िंग किड्स, क्योंकि हम 5 और मेरे बड़े पापा के बच्चे भी वहीं पे पढ़ाई करते थे। तो उन वो 4 बच्चे, ये 9 बच्चों को बड़ा करना और रोज़ गेस्ट खाना खाने, तो वो उसमें बिज़ी रही। उनका फ्रस्ट्रेशन अपना था। मार भी इतना पड़ती थी हमें, मतलब झाड़ू से मारती थी, झाड़ू जब तक टूट ना जाए तब तक मार खाते रहो। बचपन से ही उनको ऐसा था कि काम सीखना चाहिए, लड़की है तो काम सीखना चाहिए, रोटी बनाओ, अगर रोटी नहीं आएगी तो बेलन यहाँ पे पड़ता था। तो ऐसे हमको लगता था कि क्या ज़िंदगी है, ये तो मेरे अकेले की फीलिंग नहीं थी, हम सभी बहनों की थी। पर मेरे फादर, ही वॉज़ क्वाइट ओपन, उन्होंने हमें बचपन से ही फ्रीडम दी थी। कहीं पे जाना है, ओके यू कैन गो, ओके यू वांट टू डू दिस यू कैन गो। बट हाँ, वो प्यार का हिस्सा नहीं था, क्योंकि मेरे फादर को ये भी नहीं पता होता था कि हम कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। ये वो इंटेंशनली नहीं कर रहे थे, बट उनका भी वो बिज़नेस का स्ट्रगल चल रहा था। देन ही जंप्ड इनटू पॉलिटिक्स, तो उनका वो पॉलिटिक्स का स्ट्रगल चल रहा था। आफ्टर 11 ईयर्स ऑफ मी, माय यंगर ब्रदर, मेरा सबसे छोटे भाई का जन्म हुआ, तो सारा अटेंशन फिर से उसके ऊपर।
तो मैं तो अटेंशन की भूख में ही मेरी ज़िंदगी निकल गई। फिर हम लोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, घर में अगर कोई चीज़ आ रही है तो पहले भाई को देनी है। और बाय चांस उस समय ऐसा कुछ समय आया कि मेरे फादर का जो बिज़नेस है उसमें से वो पॉलिटिक्स में चले गए, तो बिज़नेस कंप्लीटली ठप हो गया। और मेरे फादर का नेचर पहले से गिविंग नेचर है, तो अगर कोई गाड़ी माँगने आते थे तो उनको फ्यूल का पैसा भी दे देते थे। तो घर में हमेशा एक 3-4 साल ऐसा रहा कि इतनी तंगी कि हम कुछ माँग भी नहीं सकते थे, और माँगना अलाउड भी नहीं था एक्चुअली, कि क्या चाहिए? तुम्हें जो खाना चाहिए, खाना मिल रहा है। और इवन स्ट्रिक्टनेस भी इतनी थी। भई फादर बोलते थे सुबह 7 बजे उठ जाना है, भले ही तुम कितने ही छोटे हो। मदर की स्ट्रिक्टनेस, इतना काम करना है और इतना परफेक्शन में उनको सारे काम चाहिए थे कि हम लोग पूरा समय बस या तो स्कूल या तो काम। हाँ, खेलने जाते थे, बट वो कभी एक फीलिंग नहीं आई। और फादर से हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन रहा कि ओके, फादर का प्यार क्या होता है, फादर का केयर क्या होता है, वो कभी फील ही नहीं हुआ। फ्रीडम हमेशा ही थी, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे थे तो ये फीलिंग और स्ट्रांग होती जा रही थी। और इसके चलते फिर 12th के बाद जब मैं कॉलेज गई तो मुझे पढ़ाई करनी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बुक्स कौन पढ़ेगा। तो मैंने बीबीए में एडमिशन लिया। आफ्टर दैट मैंने देखा कि भाई यहाँ तो बहुत बड़ी बुक है, आई सेड आई विल नॉट डू दैट। फिर अगेन मैं बीकॉम में गई, वहाँ पे भी बुक परचेज करने गई तो वहाँ पे भी इतनी मोटी मोटी बुक्स, मैंने कहा मैं ये भी नहीं कर सकती हूँ। फिर उस समय जो भी इंटरनेट का माध्यम था वहाँ पे सर्च किया कि सबसे कम बुक्स किस में आती है, फैशन डिज़ाइनिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग। तो एज अ गर्ल आई चूज़ टू हैव फैशन डिज़ाइनिंग। और एज अ गर्ल वाली फीलिंग भी बचपन से एक डाली गई थी कि लड़कियों को ऐसे ही होना चाहिए, लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि गांव का एटमॉस्फेयर था। तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। और मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग की कॉलेज में गई तो वहाँ पर, जहाँ पर सब लड़कियाँ माइक्रो स्कर्ट पहन के आती थी, तो मैं सूट पहन के दुपट्टा डाल के 2 तेल वाली चोटी बना के जाती थी। तो हमें वहाँ पे भी लोग बोलते थे गाँव पीपल, विलेज पीपल, ऐसे सब कुछ। तो वो मतलब इतना कुछ ऐसा लगता था कि लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है इस दुनिया में। आशा जी, इसके बीच में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, ये स्ट्रगल आ रही थी, बट कोई ऐसी इच्छा जो आपके अंदर थी और आप करना चाहते थे, बट वो सर्कमस्टांसिस नहीं मिल रहे थे, ऐसी कोई इच्छा थी आपकी? उतनी समझ ही नहीं थी, क्योंकि वो ओपननेस या वो माहौल ही कभी नहीं मिला था। सिर्फ प्यार चाहिए था, अटेंशन चाहिए था, और इसके अलावा कुछ नीड ही नहीं लगती थी, क्योंकि खाना पीना कपड़े वो सब तो मिल रहा था। वो एक जैसे एक विलेज का एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पर सबसे पहले तो एक सर्वाइवल का ही फेस होता है। बट हमारा घर ऐसे समृद्ध था फिर कुछ समय के बाद, तो वो नहीं था। बट वो समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं ही अपने आप को बोंदू समझने लगी थी। तो मुझे कुछ मिल ही नहीं सकता है, मैं कुछ डिजर्व ही नहीं करती हूँ, इस जोन में चली गई थी। फिर जैसे ये कॉलेज का दौर मैंने आपको बताया, इन सबको ये हाई फाई लाइफस्टाइल, जैसे वो लोग कॉफ़ी शॉप जाते थे, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता था कि कॉफ़ी शॉप होता क्या है। तो वहाँ पे ये सिस्टम ही नहीं था, रेस्टोरेंट भी नहीं थे कहीं पे। तो फिर जैसे उन सब चीज़ों के लिए मैंने और पैसे चुराना, और काफ़ी कुछ, मतलब जो होता है ना कि झूठ बोलना घर पे, ये सब शुरू कर दिया। हालाँकि मेरे मदर फादर साथ में नहीं रहते थे, यानी कि ऐसे साथ में थे, बट मदर हम सबके बेटर एजुकेशन के लिए सूरत शिफ्ट हो गए, और पापा जो इतने समय से एमएलए उस रीजन के थे, तो वो वहीं पे अपना कारोबार देखते थे, अपना काम देखते थे। तो फादर वहाँ पे, मदर यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, क्योंकि भाई तो छोटा था, तो घर के बिल्स भरना, घर में कोई चीज़ टूटी है रिपेयर करवाना, बिकॉज़ मेरे से एल्डर सिस्टर थी, वो हॉस्टल में पढ़ रही थी, एंड सबसे बड़ी की शादी हो गई थी। तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर, तो चलो ढूंढो बिल कहाँ भरने जाना है। उस समय ये ऑनलाइन वाले सिस्टम नहीं थी, तो अच्छा बिल कहाँ, ये बिल कहाँ भरना है, ये बिल कहाँ भरना है, अच्छा ये इलेक्ट्रिशियन चाहिए, तो कहाँ से ढूंढेंगे। तो वो एक नए माहौल में, मतलब फिर ये जैसे प्यार की कमी और ये सब एक समय के लिए छूट गया, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दब गए। छोटे भाई की केयर करो, उसका स्कूलिंग का देखो, मदर का एजुकेशन नहीं था, और फादर को पता नहीं रहता था कि हम कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितने स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं।
तो कुछ 2-3 साल बीच में ऐसा समय रहा कि बस इसी में रह गए। और फिर जैसे ही मेरा फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट हुआ तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे भी रिजेक्शन एंड मतलब हर कोई हमें जो बुलाते थे तो वो एक, फिर ठीक है कॉलेज जाते थे 2 घंटा पढ़ते थे, फिर एक ग्रुप था तो उनके साथ गुल्ली मारो और घूमो, ये एक आदत हो गई थी। घर पे आकर के घर का काम करो, बस हो गया, यही लाइफ हो गई थी। उसके बाद मेरे जीवन में एंट्री हुई मेरे जो हस्बैंड है, और वो एंट्री ने काफ़ी मेरे जीवन को और एक उथल-पुथल में डाल दिया। ऑलरेडी वो सब तो माइंड में चल रहा था। कभी-कभी ऐसा लगता था कि मैं ज़िंदा क्यों हूँ? बस इसी के लिए ज़िंदा हूँ। मेरी नीड, मेरी खुशी, मुझे खुशी किससे मिलती थी ये भी नहीं पता था। इवन मुझे फ्रेंड्स के साथ भी इतनी खुशी नहीं मिलती थी जो मुझे चाहिए थी। तो उसी खुशी के सीकिंग में जैसे मेरा रिजेक्शन का भाव, खुद को मैं बहुत अगली भी थी एक्चुअली, मैं मानती थी ऐसा। तो बॉडी का कोई स्ट्रक्चर नहीं, इवन बाल भी इस ऐसे कि अगर खोल दो तो सेंटर शॉक वाला सिस्टम हो जाएगा। तो मैं कहीं पे अपने आप को एक्सपोज़ ही नहीं कर पाती थी, बोल ही नहीं पाती थी। और तो और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि मुझे लड़की बनना ही नहीं है, क्योंकि जब वुम में थी तभी मदर फादर को बेटा चाहिए था, पूरी फैमिली को, और मैं आ गई। तो रिजेक्शन तो था ही एज़ अ गर्ल। तो मैं कपड़े भी फिर आफ्टर कॉलेज मैंने कपड़े भी ऐसे पहनना शुरू कर दिया कि मैं, लड़कियों वाले कपड़े ही नहीं थे मेरे वार्डरोब में, और मुझे हमेशा यही जुनून रहता था कि मैं मेरे पापा का लड़का बन के दिखाऊंगी। पापा ने फ्रीडम दी थी, इवन हम 10th 11th स्टैंडर्ड में थे तब हमें कार भी सिखा दी थी, वो सब कुछ था, बट प्यार नहीं था, केयर नहीं थी। फिर कॉलेज में जैसे ही मुझे फर्स्ट प्रपोज करने वाले मेरे हस्बैंड इंटरनेट के द्वारा मिले, फिर फिजिकली मिले, तो उसमें 1-1.5 साल लग गया। तो इवन मुझे ये रिलेशनशिप्स भी पता नहीं थे कि अच्छा एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे होते हैं। तो पहले तो फर्स्ट टाइम मिल के तो मैं 2-3 महीने गायब ही हो गई, जैसे मैं डर गई कि अच्छा ये कैसा रिलेशनशिप है भाई। तो उसके बाद फिर ठीक है 2-3 साल ऐसे ही चला, तो आई फेल्ट लव, क्योंकि वो रिलेशनशिप हमेशा आज भी उतना ही ब्यूटीफुल होता है, एक दूसरे की केयर करना, ये सब चलता था। तो ओके 2-3 साल इसमें निकले, और मैंने साथ-साथ जॉब करना भी शुरू किया क्योंकि मुझे कमाना था ना। इसमें आशा जी एक बात पूछती हूँ कि ये जो परिवर्तन था, इस परिवर्तन में आप अपना जो पास्ट था वो थोड़ा सा भूल गए, उसको थोड़ा सा आपके जो हस्बैंड हैं अब, उनसे जितना जैसा भी प्यार मिला, एक प्यार शब्द की जो परिभाषा थी, उसने कुछ ऊपर नई प्लेट डाल दी प्यार की। एक्चुअली वो प्यार तो था ही नहीं, मतलब मैं उस प्यार को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाई थी। इट वाज जस्ट इन्फैचुएशन। कोई तो चाहिए कि जो मुझे सुने, क्योंकि घर में सुनने की सिस्टम नहीं थी। कोई तो चाहिए जो मुझे पूछे, मुझे रात को मैसेज करे, मेरी केयर करे। तो फ़ोन भी आई थिंक सो उसी समय पे अभी तो डेवलप हुए थे, वो भी वो सिंपल वाले फ़ोन्स थे। तो हम लोग रात को देर-देर तक चैट करते थे। पैसे चोरी करने की आदत तो थी ही, चोरी करके अपना रिचार्ज करवाती थी। मतलब जो मेरे अभी के हस्बैंड हैं उनका भी करवाती थी। तो ऐसे ही वो 2-3 साल निकले क्योंकि मुझे अटेंशन चाहिए था, तो वो मिल गया। प्यार तो उस समय तक समझ में ही नहीं आया था। प्यार तो इनफैक्ट मुझे अभी 5 साल पहले ही समझ में आया कि ओके व्हाट इज़ लव। तब तक तो ऐसे ही बस गाड़ी चल रही थी। फिर एक तरफ मैंने जॉब करना भी शुरू कर दिया था, कॉलेज के बाद मैं जॉब करती थी। उससे पहले बुटीक का भी एक्सपीरियंस ले लिया फ्रेंड के साथ, पर मेरे बिज़नेस भी कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं होते थे, तो जॉब प्रेफ़र किया। तो जॉब में भी इवन लोग मुझे अब्यूज़ करके जाते थे, यानी कि फिज़िकली नहीं बट इमोशनली एंड मनी वाइज़, तो वो सब कुछ चलता रहा। तो जॉब में भी यही होता था, मैं 6 घंटे की जॉब और मेरी सैलरी थी 1500 रुपीज़, और मैं दिन भर में वो 5 माले 50 बार चढ़ती रहती थी, इतना ओवरलोड, क्योंकि मुझे बस अपने आप को साबित करना था। वो जॉब के दौरान वो भी 2-3 साल निकले, फिर धीरे-धीरे मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया, वो अच्छा चल रहा था। एंड उसी समय पे हम लोगों की रिलेशनशिप भी एक तरफ पैरेलली चल रही थी, पर फिर क्या हो गया कि 2-3 साल बाद रिलेशनशिप बोरिंग हो जाती है। मतलब हमें हमारी एक्सपेक्टेशन एक्सेस बढ़ जाती है, और मैं उस समय ऑलमोस्ट फिर 24 ईयर की हो गई थी। तो हस्बैंड को फिर शादी के लिए बोला कि यू टॉक टू योर पेरेंट्स प्लीज़। मेरे माता-पिता तो चिल है, वो हाँ बोल देंगे। पर उस समय एक्चुअली मेरे फादर भी काफ़ी, उनका जो एमएलए वाला पद है उसको भी 20 साल हो गए थे, तो स्टेटस का उनको भी काफ़ी था।
समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। एंड मेरा जो फैमिली है वो बहुत बड़ा था, मतलब 500 मेंबर्स वो एक फैमिली में थे। तो फैमिली क्या कहेगी, क्योंकि लव मैरिज आज से इतने साल पहले इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस में नहीं था। एंड फिर भी मुझे लगा था कि ये हाँ बोल देंगे। मैंने एल्डर सिस्टर से बात की तो शी सेड ओके विल डू समथिंग, बट पहले उनको अपने पेरेंट्स को बोलने के लिए कहूँ। तो वहाँ से मेरा चैलेंज शुरू हुआ एक्चुअली। एक और चैलेंज कि मेरे हस्बैंड का जो नेचर था वो एक्सप्रेसिव नहीं था। वो वहाँ पे उनका स्ट्रगल एक और था कि मेरे मदर इन लॉ जो है वो काफ़ी डोमिनेंट थे, तो कोई उनके सामने बोल नहीं पाता था। तो वो मुझे रोज़ झूठ बोलते थे, हाँ मैंने बात की है, वो मान नहीं रहे हैं। तो फिर एक समय ऐसा आ गया कि लेट्स स्टॉप, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हूँ, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। उन्होंने ही मुझे बोल दिया, मुझे तो करना ही नहीं था ये सब, मुझे तो वही चाहिए था। फिर मेरी सगाई हुई अरेंज मैरिज के लिए, और पर आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट पर्सन एज माई लाइफ पार्टनर, बिकॉज इनके साथ वो 5 साल में जो भी था, क्योंकि पहला व्यक्ति लाइफ में आया था कि जो केयर कर रहा था, तो चाहे लड़ाई भी करो पर यही चाहिए था। तो सगाई के बाद भी मतलब शुरू शुरू में ठीक था, पर अंदर से तो मुझे उनके लिए, वो जिनसे सगाई हुई थी, कोई फीलिंग नहीं थी। आफ्टर दैट एंड देन टू द सगाई हुई थी ना, वो मेरी एल्डर सिस्टर के एग्जैक्ट सामने वाले घर में जो रहते थे उनके लिए। मेरी एल्डर सिस्टर वॉज द मिडल मैन। तो फिर जैसे थोड़े चैलेंज शुरू हुए कि वो घर बहुत ही लोअर मिडिल क्लास था, तो वहाँ पर मुझे फील होता था कि यहाँ पर, जहाँ पर एक ट्यूबलाइट भी नहीं है, मैं कैसे यहाँ पर सर्वाइव करूँगी। एंड फिर वहाँ से रिस्ट्रिक्शन थोड़े शुरू हुए कि खाना तो बना के ही ऑफिस पे जाना पड़ेगा। एंड दैट टाइम आई वाज रियली डूइंग गुड बिजनेस, मेरी खुद की कार थी जो मैंने अपने पैसों से ली थी। आई वाज लिविंग गुड लाइफस्टाइल इवन, और वहाँ की लाइफस्टाइल कम्प्लीटली ऑपोजिट। एक्चुअली होता हमारे समाज में यही था कि अच्छे घर की लड़कियों को मिडिल फैमिली में भेजना है, तो वो एक साइकोलॉजी के चलते सारी लड़कियां स्ट्रगल करती थी। तो फिर उस लड़के ने पैसे थोड़े मांगना शुरू किए। देन आई सेड कि आई कांट डू दिट। तो वैसे मेरी सिस्टर को बोला कि दीदी जो भी हो, आई कांट डू दिस, मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। देन कैसे भी करके वो सगाई ब्रेक हुई। फिर यहाँ पे अफेयर शुरू हुआ। हम लोग टच में तो थे बट एज ए फ्रेंड थे, कि ग्रुप में मिलते थे, कॉफ़ी शॉप जाते थे, घूमते थे, चिल करते थे। तो जैसे ही ये सगाई ब्रेक हुई, मुझे तो यही चाहिए था, वापस रिलेशनशिप शुरू। एंड देन फिर इस रिलेशनशिप में 2 साल निकले, 3 साल निकले, और इस बीच में मेरी यंगर सिस्टर की शादी हो गई, क्योंकि सबको लगा कि इसका तो कुछ भरोसा नहीं है। और एक्चुअली रिजेक्शन लेवल इतना हाई था कि मुझे जब शादी के लिए लड़के देखने आते थे अरेंज मैरिज के लिए, तो उसमें मुझे 40 से 45 लड़कों ने रिजेक्ट किया। अब वो लड़के ऐसे होते थे कि जो नॉर्मली एक प्यून का काम भी कर रहे होते थे, या तो फिर जो मशीन्स के जो नॉर्मल बेसिक पार्ट सेल करने का काम, मतलब ऐसे ऐसे लड़के भी मुझे रिजेक्ट करके जा रहे थे, क्योंकि मेरा अंदर का रिजेक्शन इतना बड़ा था और वो समझ में नहीं आ रहा था उस समय। जब ये लड़के रिजेक्ट करते थे तो एवरी टाइम मैं फील करती थी कि क्या है ये प्लेट लेके जाना, आई एम डूइंग बिजनेस। थोड़ा सा ईगो भी आ गया था, आई एम डूइंग बिजनेस, और मुझे ऐसे लड़के के सामने प्लेट लेके जाना है और उनको पानी देना है, चाय देनी है, बस मुझे यही करना है। तो एक मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बट लाइफ चल रही थी, क्योंकि ये अब पता चल रहा है कि कुछ भी हो, मर तो नहीं जाते हैं, तो लाइफ तो चल ही रही थी। फिर मैंने मेरे जो हस्बैंड है उनको वापस पुश करना शुरू किया कि तुम फैमिली में बात करो, तो ही सेड नहीं कर सकता। फिर उसमें हम दोनों के झगड़े इतने सारे बढ़ गए। मैंने इवन सुसाइड की धमकियाँ बहुत बार दी, करना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ धमकी दे रही थी क्योंकि वो डरे। और फिर इस इतने प्रेशर में आकर के हम लोगों ने कोर्ट मैरिज की। मैंने अपने घर में इन्फॉर्म किया था, पर वो अपने घर पे इन्फॉर्म ही नहीं कर पाए। इवन मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, इवन वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। मेरे फादर मदर इन लॉ भी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। तो कोर्ट मैरिज के बाद 1 साल चला, और मीनवाइल फिर जो मेरी यंगर सिस्टर की शादी हुई थी, उसके घर में काफ़ी चैलेंजेस शुरू हुए कि वहाँ पे उसको हैरेसमेंट, मेंटल, इवन फिज़िकल भी बहुत बढ़ गया। एंड यहाँ पे फादर के घर पे एज अ प्रिंसेस वो बड़ी हुई थी, उसने कभी ऑटो भी नहीं देखा था, और वहाँ पर उसकी इतनी सारी स्ट्रगल बढ़ गई। तो फिर एक दिन उसने हार मान ली एंड शी कमिटेड सुसाइड।
और वो जो पॉइंट था वो मेरे फैमिली के लिए सबसे बड़ा पेनफुल पॉइंट था, क्योंकि मेरे फादर भी कम्प्लीटली ब्रेक हो गए। इवन हम लोगों को भी ऐसा लगा कि क्यों भाई, क्या हो रहा, हमसे क्या मिस्टेक हो गई, क्योंकि उससे पहले मेरे फादर ने, और जब वो आके कंप्लेन करती थी कि फैमिली में ये सब चल रहा है, तब एक वो होता है ना कि भाई तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें उसी घर में मरना है, तुम यहाँ पे आओ, रहो, खुश रहो, पर तुम्हें रहना तो उसी घर में है। एंड देन शी सेड, अगर मुझे रहना ही नहीं है तो ऐसे उसने सुसाइड कमिट किया एट द एज ऑफ 26। और उस समय के बाद फिर सारे कोर्ट के चक्कर शुरू हुए, और हमने वो पर्सन जो सामने वाली फैमिली थी उनके साथ ये सारा प्रोसेस शुरू किया। तो अगेन एक नया, जैसे मतलब फिर ये रिलेशनशिप भी साइड पे, सब कुछ साइड पे, और पूरा 2 साल उसमें उलझ गए। तो ऐसे मैं ग्रेजुअली, मेरी एज बढ़ती जा रही थी, और मेरी मदर को मेरी चिंता बहुत हो रही थी कि ये भी अगर घर में रही तो। माय फादर वांटेड कि भाई तू घर में ही रह, तेरी शादी ही नहीं करनी है, तू अपनी लाइफ को जी अपने हिसाब से, क्योंकि फादर पहले से ही काफ़ी चिल थे। फिर उसकी डेथ के कुछ समय के बाद मैंने अपने हस्बैंड को वापस से पुश करना शुरू किया, एंड फिर शुरू हुआ एक्चुअल ड्रामा। तो मेरे हस्बैंड ने वही रोज़ वही, हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, हाँ नहीं कह रहे हैं। तो मैं एक दिन मुंह उठा के पहुंच गई उनके रिलेटिव के यहाँ, क्योंकि मेरा जुनून पागलपन वाला जुनून था कि कुछ चाहिए, मतलब चाहिए। मैं 8 साल से 10 साल से मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ, और अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते हो तो मैं करूँगी। और एक एंगर भी अंदर बढ़ता जा रहा था। और फिर मैंने एक्चुअली इन सब चक्करों में वापस से 3rd ईयर पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैंने पहले डिप्लोमा किया था। आई सेड लेट्स कंप्लीट 3rd ईयर, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इस तरफ ये रिलेशंस के इतने सारे झगड़े रोज़, और मेरे हस्बैंड कभी फ़ोन बंद करके गायब हो जाए, मैं उनके ऑफिस पहुंच जाती थी, उनके हर एक फैमिली मेम्बर के वहाँ पहुंच जाती थी, और इसी चक्कर में फिर उनके फैमिली ने अपना गाँव छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगता था कि ये कितनी जुनूनी लड़की है। और मीनवाइल एक्चुअली ऐसा था, फादर के स्टेटस के कारण मेरे यंगर सिस्टर का जो केस चल रहा था वो न्यूज़पेपर में आता रहता था, वो ये सब पढ़ते थे। तो इनको डर लगता था कि इतनी ऐसी फैमिली में अगर हम शादी करेंगे तो हम तो दबे हुए ही रहेंगे, पर उनको एक्चुअल जो रियलिटी है वो पता नहीं थी। तो इसी चक्करों में वो कभी हाँ नहीं बोलते थे, और मेरा एंगर इतना बढ़ गया कि मैं ऑलमोस्ट एक साइकिक, एक वियर्ड स्टेज में चली गई थी। डिप्रेशन तो उसके बाद शुरू हुआ। मेरे जो अभी के हस्बैंड है उनको ढूंढने के लिए कहीं पे भी गाड़ी लेके निकल जाती थी, क्योंकि घर को तो रात को 9 बजे ही आना था। घर पे तो झूठ बोलती थी कि काम में हो, क्योंकि बिजनेस करती थी। सुबह 9 से रात को 9 मेरे ऑफिस का टाइम रहता था। तो सुबह 9 बजे ऑफिस पे जाके आधे घंटे का काम निपटा के निकल जाती थी। कहाँ पे है, बस मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हारी फैमिली से बात करनी है, हाउ कैन यू अवॉइड मी। इस चक्करों में दिन में स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर दिया। स्लीपिंग पिल्स लेके एक वो नशे वाले स्टेज में चल रहती थी। बस गलत संगति आ गई, सारे गलत काम करती है, झूठ बोल के घूमने चले जाना गोवा, मतलब ऐसे जितने भी गलत काम होते वो सारे कर लिए। और फिर भी कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। और एक तरफ में मेरे हस्बैंड को ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि वो कैसे बस मुझे मिले, क्योंकि उनके फ़ोन, उनका कांटेक्ट कंप्लीटली मुझसे वो 1-1.5 साल छूट गया था। फिर मेरी फैमिली को लगा कि इसमें अब हमें इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ेगा, तो मेरे रिलेटिव्स ने उसमें फिर इन्वॉल्वमेंट लिया। क्योंकि कास्ट अलग है हम दोनों की, तो वो कभी भी वहाँ पे कोई मिडल पॉइंट तो मिलता नहीं है। तो किसी एक बंदे को बिजनेस के ज़रिए ढूंढ निकाला और शुरू किया। बट मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ वर लाइक कि नहीं, मतलब नहीं। मेरी फैमिली ने बोला कि हम आपको बच्चों को सेट कर देंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ऑलमोस्ट उसी समय अपनी जॉब छोड़ चुके थे। ही हैड डन MBA एंड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट मैन। उनकी भी जॉब बहुत अच्छी थी, बट इन सब चक्करों में उनके साथ भी वही स्ट्रगल चल रहा था। और फिर उन्होंने जॉब छोड़ दी और वो भी डिप्रेशन के जोन में चले गए। तो मेरी मदर फादर इन लॉ ने मना ही कर दिया कि हमें नहीं चलेगा। तो मेरे लिए ये शॉक था कि क्या दिक्कत है, मुझ में क्या कमी है। पहला वही आशा जी, जो पहला अंकुर था वो दोबारा से और ज़्यादा खिलना शुरू हो गया। तो वो उसको जो सराउंडिंग्स मिल जाती हैं बीज को, वो फिर दोबारा से अंकुरित होना शुरू हो जाता है। तो वही आपके जीवन में हो रहा है। तो वो जो बिफोर बर्थ वाला जो आपने कहा,
वो रिजेक्शन फिर से आ गया एंड वो रिजेक्शन अब बेरेबल नहीं था। तो उसको मैं कैसे बस टैकल करूं, मुझे वो पर्सन चाहिए, मतलब चाहिए। इतने ड्रामाज, इतने ट्रॉमाज उनको ढूंढने के लिए मैं 200-200 किलोमीटर्स गाड़ी चला के निकल जाती थी। एंगर इतना बढ़ गया था कि कुछ समझ में नहीं आए, गुस्सा आ गया तो गाड़ी ठोक देती थी। फ्रेंड्स के साथ बस पूरा टाइम बैठी रहती थी, मतलब कुछ भी पता नहीं था। और इसी जोन में ऑलमोस्ट डिप्रेशन शुरू हो गया। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट शुरू की। मेरी एल्डर सिस्टर डॉक्टर है, तो शी सेड वी हैव टू स्टार्ट विथ यू दैट। और फिर कहा कि अब वो नहीं मान रहे हैं, और मेरी फैमिली ने 100% ट्राई किया, तो पर वो फैमिली मानने को तैयार नहीं थी। फिर बात आई डिवोर्स की, जो क्योंकि कोर्ट मैरिज हुई थी तो डिवोर्स तो लेना पड़ेगा। हाफ डिवोर्स हुआ, उन्होंने साइन कर दिया, मैंने नहीं किया। मैंने कहा मैं साइन ही नहीं करूँगी, क्या जो आपको करना है करो, मैं साइन नहीं करूँगी। उनको दूसरी शादी करवानी है करवा दो, आई विल नॉट साइन। और मैं इनफैक्ट पुलिस स्टेशन भी चली गई थी कंप्लेन करने के लिए। मतलब एक पागलपन की जो हद होती है ना, वो सारी पार कर दी थी। सिर्फ वो बंदा मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, मुझे उसके आंसर चाहिए। और इसी सब में वो डिप्रेशन आया। फिर मेरी एल्डर सिस्टर ने तेज ज्ञान फाउंडेशन में मुझे भेजा। शी जस्ट सेड कि तुम जाओ यहाँ पर और अपने आप को स्टेबल करो। आई सेड ओके। फिर मैं वहाँ पे गई, तो आई थिंक सो फर्स्ट डे ही मैंने जो सारी डिप्रेशन की गोलियाँ खाती थी वो वहाँ पर थ्रो कर दी थी, और उसके बाद आज तक उस जोन में नहीं गई हूँ, एक्सट्रीम जोन में। और फिर वहाँ पे गई तो 5 दिन की वो शिविर थी, एक रिट्रीट टाइप, एंड आई फेल्ट वेरी गुड, आई फेल्ट सो पीसफुल, क्योंकि सारे अननोन लोग थे, तो जो भी निकालना था एंगर ये सब निकला। और उस 5 दिन में थोड़ा ध्यान, थोड़ा हम ज्ञान सुनते हैं, तो उससे थोड़ा सा अंदर शांति लगा। फिर वापस आकर के एक जुनून तो था ही था, तो मैं उसमें सेवा में लग गई। आशा जी, इसमें मैं आपसे एक जानना चाहती हूँ कि जैसे जो आपने तेज फाउंडेशन में किया, जो समझा, उस समय आपका अनुभव जो था, हम वो जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एक एक्सट्रीम स्टेज थी। आपने वो उतने पीरियड में 5 दिन के अंदर अंदर क्या अपने अंदर परिवर्तन देखा, उसके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा सा। जैसे तेज ज्ञान फाउंडेशन का मेन एक मंत्र था, वो था एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। तो जीवन का असली जो एक गुण कह लो जिससे कि हम निखरते हैं, स्वीकार करना है। जिस दिन ये समझ आ गई तो उस दिन लाइफ में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो वो 5 दिन में जैसे बहुत सारे सेशन सुने, और थोड़े थोड़े मेडिटेशन और प्रोसेस वो करवाते थे, वो हुआ। तो एक्चुअल में आई कैन नॉट से कि मुझे कुछ इतना डीप अंडरस्टैंडिंग में आया, बट हाँ, एक मन में और इतनी जो उथल पथल, जो ऊपर नीचे चल रहा था इमोशंस का, वो थोड़ा सा स्टेबल हुआ। तो एक रिलैक्सेशन फील हुआ। ये 3-4-5 साल के बाद एक शांति मिली, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एंड आफ्टर दैट उसमें इतना इन्वॉल्व होती गई, वहाँ पर भी जैसे मैंने विगरसली सेवा देना शुरू किया। हर 2 महीने में उस आश्रम में पहुँच जाती थी सेवा के लिए, सेशंस के लिए, एक एक स्टेज क्लियर करके हाईएस्ट साधना तक पहुँची। और मीनवाइल यहाँ पर भी वीकली जो सेशंस होते थे उसमें सेवा देती थी। घर पे ही सेंटर शुरू कर दिए थे, तो घर पे लोगों को बुला के जो सेशन शुरू होता है वहाँ पर सुनने का मेन था, श्रवण, तो वो घर पे ही सेशन शुरू किया। तो फिर धीरे धीरे यहाँ से ध्यान हटता गया, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट कहीं और हुआ। पर फिर भी लाइफ का पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं था। वो उस समय के लिए वो बेस्ट था, पर बीज मेरा आध्यात्म का डला है तेज ज्ञान फाउंडेशन से। एक्चुअली बीज तो डला है पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से। उसके बारे में हम जान सकते हैं? यस। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो एनिमल लवर थे। रास्ते पर कोई भी एनिमल बीमार है ना, तो वो घर पे लेके आ जाते थे और उसकी सेवा करते थे, नहलाते, उनको खिलाते, उनको जो भी उनके घाव है उनको संभालते। एंड माई ग्रैंड मदर वॉज लाइक कि हर नेम वॉज इवन लक्ष्मी। कोई भी घर में आया वो खाली हाथ नहीं जाता था, उनका नेचर वैसा था। और मैं उनके साथ काफ़ी हद तक मैं बड़ी हुई थी। फिर आफ्टर माई मदर एंड फादर, मेरे फादर का भी गिविंग नेचर था। कोई 50 मांगता था तो वो 100 देते थे। तो और मदर वॉज नॉट इन सेवा, बट मदर आध्यात्म में थी। बचपन में
हम छोटे छोटे थे तब हमसे नवरात्रा जब आता था, वो गायत्री परिवार को मानती थी, तो उनके साथ वो कनेक्टेड थी। तो बचपन में अनुष्ठान करना, 9 दिन नवरात्रे के उपवास करना, दिन में 24 बार वो चालीसा का पठन करना, ये सब उन्होंने बचपन से ही, हम जब शायद 8 या 9 साल के थे तब से शुरू करवा दिया था। तो बीज तो वहाँ डला हुआ ही था। फिर ये अंकुरित तब होना शुरू हुआ, और जैसे जैसे मैं सेवा में आती गई, वैसे वैसे एक एक अंदर से ये सारे इमोशंस हील नहीं हुए थे, बट इनके ऊपर एक लेयर लगता गया, एक खुशी का, एक शांति का लेयर लगता गया, तो वो सारे इमोशन अंदर सेटल हो गए, पर वो इमोशंस अभी तक गए नहीं थे। पर सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, ऐसा मैं फील कर रही हूँ कि जो ऊपर की परत थी, वो ऊपर की परत साफ होती गई। नीचे तो अगर बर्थ के साथ से आ रहे हैं तो सालों के, जन्मों के साथ चल रहे हैं, पर ऊपर की परतें साफ होते होते ही नीचे तक पहुंचेंगे। तो बहुत अच्छा जो भी हुआ कि एक स्ट्रगल इतना आने के बाद, वो आया भी इसीलिए आया ताकि आप समझ पाओ, पता नहीं कितने जन्मों का वो स्ट्रगल चल रहा होगा। तो आगे जानते हैं और आपसे। यस, फिर जैसे तेज ज्ञान में मैंने एक बुक पढ़ी थी, विचार नियम। विचार नियम इज़ मैनिफेस्टेशन, कि अपने विचारों से कैसे हम किसी भी चीज़ को पा सकते हैं, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। अभी तक मतलब जो मेरे हस्बैंड है, ओके, उनके साथ कनेक्शन नहीं था, मेरी एक स्मूथ लाइफ चल रही थी, नया एक एटमॉस्फेयर मिल रहा था, पर अंदर वो अभी तो है, जिंदा थे अभी भी मेरी फीलिंग्स में, हार्ट में। तो मैंने विचार नियम पर काम करना शुरू किया और मैनिफेस्टेशन शुरू किया। तब भी इवन मैं थोड़ा थोड़ा मंदिर में बैठती थी, तो सुबह शाम जब आधा आधा घंटा मंदिर में बैठती थी, तो मैं सामने बैठकर आंखें बंद करके यही मैनिफेस्ट करती थी। दिन भर में भी लिखना शुरू किया। एंड देन एक वहाँ पर AMSY कम्युनिकेशन सिखाते थे कि किसी भी व्यक्ति से अगर आप रूबरू बात नहीं कर सकते थे, तो आप ऐसे ऐसे करिए। तो मैंने मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के साथ उस समय थोड़ा सा ऐसे कहना शुरू किया, AMSY कम्युनिकेशन, कि मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको बहुत खुश रखूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, बट येस आई वांट टू बी एट योर होम, ऐसा सब कुछ कहना शुरू किया। एंड ऑल ऑफ सडन फिर 1 साल के बाद मेरे हस्बैंड ने अचानक से मुझे मैसेज किया, हैप्पी बर्थडे। एंड देन अगेन द स्टोरी स्टार्टेड। दोबारा से जो दीपक में बिल्कुल लो और डिम हो गई थी, वो दोबारा से उसमें तेल डल गया। यस, और यस, इसके पहले एक और भी इंसिडेंस हुआ जिसको मैं बताना भूल गई, कि मेरी दोबारा एंगेजमेंट हुई। एंड वो एंगेजमेंट जो है वो मेरी जैसे बड़े पापा की बेटी होती है ना, उनके सगे देवर के साथ हुई। तो मुझे तो इतना कुछ खास करना नहीं था, आई वॉज क्राइंग एंड वॉज डूइंग दैट थिंग्स, बट फैमिली ने कहा कि अकेले तो कहाँ तक जिंदा रहोगी, यू नीड सम पार्टनर। तो फिर ठीक है, वो नहीं इच्छा थी, फिर भी किया, क्योंकि अब एक्सेप्टेंस काफ़ी लाइफ का आ गया था, तो किया। बट वहाँ पे भी फिर ऐसा था कि वो पर्सन अंदर ही नहीं उतरते थे, क्योंकि अंदर तो यही रहते थे। तो फिर उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि 3 4 5 महीने हुए, मैं मिलती नहीं थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी फ़ोन पे। हाँ, अपने ये शिविर वगैरह में थोड़ा बिजी रहने लगी थी। तो उनको वो लगा कि भाई तुम्हें ये सब बंद करना पड़ेगा, दे सेड मी, एंड तुम्हें बिजनेस भी बंद करना पड़ेगा, मैं जिस जहाँ पे रह रहा हूँ तुम्हें वहाँ पे आके रहना पड़ेगा। मैंने कहा आई कांट डू दैट अब। फिर मेरे पापा को बोला, अब पापा कितनी बार यही यही फेस करते रहेंगे। पापा ने फिर उस समय थोड़ा सा एंगर में आ गए थे कि हम सबको पता है कि तू ये सब क्यों कर रही है, तो अभी भी वहाँ जाना चाहती है, तो हम लोगों के बारे में सोच नहीं रही है, ये वो ड्रामा चला बहुत सारा। बट मेरे अंदर से था ही नहीं कि मैं इनके साथ रह सकती हूँ, या तो कोई नहीं या तो वो, ये जोन में थी। पर वो अग्रेशन नहीं था उस समय, वो अग्रेशन थोड़ा रिलीज हो गया था। फिर वो एंगेजमेंट भी टूटी। एंड तब फिर इनका जैसे उसी समय बाय चांस वो एंगेजमेंट का टूटना, और इनका मेरे जीवन में आना। एक्चुअली जिनके साथ एंगेजमेंट हुई थी वो 250 किलोमीटर दूर रहते थे, उनकी जॉब वहाँ पे थी। मैं स्पेशली कार लेके गई, उनको मिली और उनको बोला कि भाई देखो मेरी पहले ऐसे कोर्ट मैरिज हुई है, क्योंकि फैमिली ने उनको बताया नहीं था। आई सेड कि कैन यू एक्सेप्ट इट।
तो फिर उनके मन में भी वो शंकाएँ शुरू हुई थी कि मुझे तो तोड़ना ही था किसी भी तरीके से, तो मैं तो अपने फंडे ही अपना रही थी और फैमिली को ऐसे यहाँ पे बोल रही थी कि भाई तुमने उसको सच नहीं बताया, तुमको बताना चाहिए। देन फिर वो बंदे ने भी बोला कि नहीं भाई, हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, क्योंकि रिजेक्शन का भाव अभी इतना गया नहीं था। देन फिर वापस हैप्पी बर्थडे से रिलेशनशिप शुरू हुआ, फिर हमारे कुछ अच्छे दोस्तों का इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ, एंड अगेन वो रिलेशनशिप 1 साल चला। पर मैनिफेस्टेशन मैं कर रही थी और मेरी जब ऊर्जा में फ़र्क आया तो इवन जो मेरे हस्बैंड है उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ी। तो इवन उन्होंने इस बार जब हमारा रिलेशनशिप शुरू हुआ तो उन्होंने भी ये विचार नियम के ऊपर काम करना शुरू किया। एंड देन दिस टाइम इट वाज मिरेक्युलस कि उन्होंने खुद अपनी फैमिली को समझाया और इवन मेरी फैमिली को भी उन्होंने ही कन्विंस किया। तो यहाँ तक एक जैसे मतलब एक मैरिज तक की स्टोरी, क्योंकि मेरी शादी ही 30 साल पे हुई है, 30 साल तक ये सारे ड्रामाज ट्रॉमाज ये सब चलता रहा। और मुझे याद है अभी भी कि जब मैं अपने फैमिली के कोई भी फंक्शन में जाती थी शादी के पहले, तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो हमें याद करवाते हैं, तो वो बोलते थे तू तो रह गई, तुझे तो कौन लेके जाएगा, तू तो कैसी दिखती है। और मैं शादियों में जाना ही अवॉइड करती थी। मतलब वो सब कुछ आज अगर रिकॉल होता है ना तो लगता है कि यार कैसा जी रहे थे हम। फिर शादी हुई तो शादी के बाद एक और नया चैलेंज। मतलब ऐसा लग रहा था कि 5-6 महीने तक सब कुछ ठीक रहा। फिर मेरी शादी 30 साल पे हुई थी तो मुझे लोगों ने बोला कि कंसीव कर लेना चाहिए अब तुम्हें। ऐसे ओके, तो कंसीव हुआ। और जब एक्चुअली मेरे ब्रदर इन लॉ को उस समय कुछ नहीं था और एज अ यंगर कपल हमारा पहले कंसीव होना वाज क्वाइट ऑफ, मतलब मेरी मदर इन लॉ के लिए इनकम्फर्टेबल था। उस समय वो इंडिया में नहीं थे। मैंने उनको फ़ोन करके बताया कि भाई आई एम प्रेग्नेंट, तो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया। वहीं से मेरा अगेन हर्ट शुरू हुआ। एंड शादी के बाद एक बहुत ही पेनफुल मेरे लिए जो घटनाएं थी ना, कि माय हस्बैंड इज़ वेरी गुड लुकिंग और मैं एक एवरेज लुकिंग गर्ल या फीमेल। तो मेरी मदर इन लॉ मुझे कभी उस रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। वो बोलती थी अच्छा मेरा बेटा तो कितना हैंडसम है और तुम कैसी हो, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, तुम्हें ऐसे बाल बनाने चाहिए, तुम्हें अपना मेकअप करना चाहिए, तुम्हें पार्लर में जाना चाहिए। और मुझे पार्लर में जाने का बिल्कुल शौक नहीं था, मैं जाती ही नहीं थी। तो वो मुझे बहुत ही लगता था कि भाई क्यों मुझे ऐसा कर रहे हैं, जबकि मैं घर के सारे काम करके फिर ऑफिस जाती थी और घर को भी फाइनेंशियली मैं ही हैंडल कर रही थी। अगर फिर भी उनको मेरी सुंदरता ही दिखती है तो मुझे बहुत हर्ट होता था। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी उन्होंने कभी ऐसे केयर नहीं की, ना मुझे वो लव दिया, तो मुझे बहुत ही हर्ट होता था। साथ में ही हस्बैंड के फाइनेंशियल चैलेंजेस शुरू थे, शादी के पहले से ही शुरू थे, क्योंकि वो भी डिप्रेशन में चले गए थे ना, तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, बिजनेस वो कर नहीं पा रहे थे, तो बहुत सारी लोन्स चल रही थी, तो उसको भी भरना, प्रेगनेंसी भी है, अंत तक काम करना। काम मैं अपनी मर्जी से कर रही थी पर वो बर्डन हमेशा था। जो फाइनेंशियल चैलेंजेस चल रहे थे तो बच्चे के लिए भी एक इनसिक्योरिटी कि इसको बड़ा कैसे करूँगी, जबकि हस्बैंड अर्न नहीं करते हैं, मैं कितना करूँगी, क्योंकि डिलीवरी के बाद बच्चे को भी तो समय देना पड़ेगा। और जो कभी कभी बहुत हर्ट होता था कि बच्चे के लिए जो पैसे बचा रही थी थोड़े थोड़े करके, और वो भी हस्बैंड लेके जाए और उनके उनके लिए पेमेंट करना पड़े, तो बहुत ही हर्ट होता था। मदर इन लॉ फादर इन लॉ का ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था। थोड़े ताने मिलते थे कि इतने बड़े हो गए हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हो, क्या काम के, हमें इस उम्र में भी ये करना पड़ता है, ऐसे सब सुनना पड़ता था। जबकि मेरे फादर इन लॉ रिटायर्ड थे, बट या कुछ फार्मिंग वगैरह था, ज़मीनें थी, तो चल रहा था। फिर जो मेरी इनसिक्योरिटीज़ थी ना उस समय, जो मेरे डर थे, वो मेरे बच्चे के अंदर भी पास ऑन हुए। मेरे बच्चे का ओबेसिटी, फिर वो अपने आप को कहीं पे एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, और इवन उसको चाइल्डहुड में ही चिकनगुनिया, माइग्रेन, जब वो 7 साल का हुआ उससे पहले उसको ये सारी बीमारियां हो गई। तो आई वॉज एबल टू सेंस कि क्या हो रहा है। और मुझे भी उस समय ऐसा नहीं था कि मैं अपने ससुराल में टिकूं, पर वापस तो आ नहीं सकती थी। ये 10 साल के पंगे के बाद ये जो रिलेशनशिप हुआ था, तो मैं 4 दिन अपने मायके में और 3 दिन अपने ससुराल में रहती थी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ के ये काम नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है, जो सब कुछ कंटिन्यूअसली
टोकना, हम लोग 3-3 महीने तक एक ही घर में रहते हुए बात नहीं करते थे और मुझे एक हमेशा फ़ील होता था कि वो मेरी जेठानी को बहुत अच्छे से रख रही है, पर मुझे हमेशा क्यों ऐसा करती है? उनको इतना प्यार करती है, उनके लिए खाना बनाती है, तो मेरे साथ ही क्यों? तो ये सारा जो ट्रॉमास चल रहे थे ना, उसी कारण मैं अपने ससुराल में ज़्यादा रहती ही नहीं थी। आशा जी, एक आपका जीवन, क्योंकि जो बीज आप बचपन से लेके आए थे, आपने उसको पकड़ के ही रखा हुआ था। चाहे आप आध्यात्मिक में एंटर भी कर गए, बट वो बीज आपने अभी भी पकड़ा हुआ था। इसी के कारण अभी भी जो आपकी सर्कमस्टांसेस थी, वो वही अट्रैक्ट कर रही थी और बार बार आप उसी पोजीशन में पहुंच रहे थे। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है, इसका टर्निंग कब आया आपके जीवन में? यस, एक्चुअली इसमें मैं एक बात छूट गई कि जैसे शादी के बाद मेरा तेजज्ञान फाउंडेशन छूटता गया, क्योंकि फैमिली में ऐसा बोलते थे कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है, हम जी ही रहे हैं ना, तो तुम क्या नया कर रहे हो। तो मुझे फ्रीडम नहीं थी वहाँ पर। एक्चुअली वो मेरे अंदर की फ्रीडम थी कि जो मैं ले नहीं रही थी। तो इनफैक्ट मुझे आज भी याद है कि अगर मुझे ऑफिस से 5 मिनट भी घर आने में देर हो जाती थी ना, तो मैं रास्ते में रोते-रोते आती थी। दिन में 10 बार रोती थी कि अभी मुझे डाँटेंगे, अभी मुझे क्या कहेंगे, अभी मेरे साथ बोलना बंद कर देंगे। और इसकी वजह से एक समय ऐसा है कि मेरे और मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप भी ऐसा हो गया कि मैकेनिकल भी नहीं, बट मतलब एक दूसरे को बेयर भी नहीं कर पा रहे थे। और इसके चलते वापस में अगेन वो थोड़ा-सा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी वाले ज़ोन में चली गई। बॉडी के पेन्स, मतलब बैक पेन शुरू हो गया, माइग्रेन शुरू हो गया, बहुत सारे चैलेंजेस फिज़िकल भी शुरू हो गए थे। फिर कोविड का ये समय था, क्योंकि कोविड में भी हम घर पे थे और मैं अपने मदर फादर के घर पे ही मैक्सिमम रहती थी बच्चे को लेकर। इनफैक्ट मुझे बच्चों के मैटर में भी याद है कि मुझे ये फ़ील होता था कि जो घर में मेरे मदर इन लॉ की बेटी को ज़्यादा केयर कर रहे हैं, मेरी बेटी को नहीं दे रहे हैं। मुझे ये भी इवन फ़ील होता था। तो आई वाज़ नॉट कंप्लीट, मतलब एक ऐसे ज़ोन में थी जो एक टिपिकल फीमेल इन मतलब ससुराल में जो फ़ील करती है, पर मेरा वो एक्सट्रीम ज़ोन चल रहा था। और कोविड के समय पे मैं अपने फादर के यहाँ थी एंड मेरी एल्डर सिस्टर ने मुझे एक दिन बोला कि यार इसमें से निकलना तो पड़ेगा ना। मैंने कहा हाँ यार, क्या करें अब। तो शी सेड कि मैं तुम्हें कल एक लिंक भेजूंगी, तुम उसमें बैठ जाना, परसों सुबह 5 बजे से बैठ जाना। आई सेड ओके। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो लिंक किसकी है, क्या है। शी सेड मेडिटेशन की एक लिंक है, तुम सिर्फ बैठ जाओ। और वो लिंक थी जेटीटीपी की। और वहाँ से शुरू हुआ लाइफ ने जो 180 डिग्री शिफ्ट लिया। उसकी शुरुआत वो जेटीटीपी 3 था, यानी कि आज से ऑलमोस्ट 5 साल पहले। उस लिंक में बैठी, कुछ भी पता नहीं था। हाँ, जो कह रहे थे वो करते जा रहे थे। ध्यान, पहले ध्यान होता था, फिर स्वाध्याय एंड देन सज्जन सांगत्य। ये सिस्टम जो हमारा पीएसएसएम का है, तो वैसे ही चलता रहा। फिर 21 दिन पूरे होने के बाद मुझे अंदर से एक रिलीफ मिला। पर उस समय पे भी जैसे आज अगर कोई एक मास्टर आए, क्योंकि पीएसएसएम का जो ब्यूटी है वो ये है कि कोई कहीं पे भी किसी को बंधन नहीं है। तो उस मास्टर को सुनने के लिए जैसे आज अगर रामाराजू सर आए, तो उनके पीएमसी हिंदी में जितने भी वीडियो है या कोई भी प्लेटफॉर्म पर जितने भी वीडियो है, मैं 16-16 घंटे तक हेडफोन लगा के सुनती थी। तो वैसे ही वो 21 डेज़ कंप्लीट हुए और 21 डेज़ के बाद मुझे आज भी याद है कि पत्री सर अहमदाबाद आने वाले थे। मैं पत्री सर को भी जेटीटीपी के पहले जानती नहीं थी, पर उसमें फिर पत्री सर क्वेश्चन आंसर्स में आते थे, कभी-कभी बीच में आते थे। तो मुझे फिर वो विज़न याद आया कि अच्छा, जब मैं बहुत पेन में थी ना, तो मुझे एक सपना आता था या विज़न दिखता था। मुझे आज भी वो इतनी क्लैरिटी नहीं आई है कि वो विज़न था या सपना था, कि कोई एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुड्ढा जो है, वो पेड़ के नीचे बैठा है। जब भी मैं उनको देखती हूँ, जैसे वो ऐसे पीठ करके बैठे हैं, तो पेड़ के इधर से जाते वो तो इधर आ जाते हैं, इधर जाते वो तो इधर आ जाते हैं। वो कैसे मूव होते थे मुझे नहीं पता है, पर मैं वो उनको देख नहीं पाती थी, वो सफ़ेद दाढ़ी ऐसे जो बंदे बैठे हैं उनको। आशा जी, आपके जीवन के अंदर जो कहते हैं ना कि तपाने के लिए बहुत चीज़ आगे तक निकल गई, बट अब असली चीज़ जो आपके अंदर था उसको बाहर निकालने के लिए आपके जीवन के अंदर पीएसएसएम, पत्री जी, जेटीटीपी ये सब आए। इवन तो पीएमसी। अभी तक हमने आपकी जो देखने में लगती है कि कष्टदायक है यात्रा, चुनौतियों से भरी हुई है, परंतु
यही आपके जीवन का सबसे बड़ा निखार था। तो आप अपने एक और पड़ाव पर पहुंच गए जहाँ पे आपका निखरना शुरू हो रहा था। तो हम आपसे जानेंगे और अपनी सुंदर यात्रा को और कैसे निखारा आपने। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, अभी तक हमने आशा जी की यात्रा सुनी जो चुनौतियों से भरी हुई थी, परंतु कैसे चुनौतियों के होने के बावजूद जीवन कुछ सिखाता है। उनकी जो आंतरिक यात्रा थी, उनकी आत्मा जो चाहती थी, उसने अपने एक नए पड़ाव की तरफ कदम रखा। अब हम जानेंगे उनसे कि जब उनके जीवन के अंदर पत्री जी आ गए, PSSM आ गया, आध्यात्मिक का असली बीज पूरी तरह से आ गया, तो आगे उनका जीवन कैसे रहा उसके बारे में जानेंगे। कैसे जीवन में सब कुछ जानते हुए पास्ट लाइफ भी देखी, एस्ट्रल ट्रैवल भी किया, थर्ड आई मास्टर भी बनी, परंतु जीवन में क्या उन्होंने चूज़ किया उसके बारे में हमारे साथ बने रहिए। हम पुनः उनसे मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद। सेल्फ लव के माध्यम से मेरे वाक क्षेत्र सुधरा और पत्री सर के साथ जैसे जैसे मोमेंट्स बढ़ते गए वैसे वैसे जीवन में इतना परिवर्तन आने लगा। फाइनेंशियली एवरीथिंग धीरे धीरे वो स्टेबल होना शुरू हो गया। जैसे बॉडी के डिजीज़ तो गायब ही हो गए, थोड़ा बहुत होता है तो वो तो हम ध्यान से हील कर लेते हैं। फिर रिश्ते, मेरी मदर इन लॉ के साथ जहाँ पर मैं 3 महीने तक बात नहीं करते थे हम लोग एक दूसरे से, तो उनके प्रति भी एक एक्सेप्टेंस, एक करुणा की भावना जाग गई।